हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्यन लेक्चर्स। और हर बार की तरीके से इस बार भी आपके लिए नया टॉपिक था जो अब मैंने स्टार्ट कर लिया था पार्ट 1 में। फीवर पार्ट 1 में आपने देखा होगा कि मैंने कैसे आपको टाइप्स ऑफ फीवर बताए थे, फॉर्मूलाज बताया था, फीवर विद ग्राफ एक्सप्लेन करा था। तो चलते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। आज फीवर के ऊपर हम टॉपिक पार्ट 2 बचा है, उसको डिस्कस करके टेम्परेचर वाइटल्स का हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, टेम्परेचर जैसे ही हमारा कंप्लीट होगा हम टीपीआर पल्स की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो टेम्परेचर हमारा आज पार्ट 2 है, तो पार्ट 2 जो है उसमें हम देखेंगे कि कैसा हम साइट्स क्या होती हैं टेम्परेचर्स की, और कुछ नया थर्मामीटर हम थर्मोमीटर्स देखेंगे। देखिए, हमको मालूम तो है डिजिटल थर्मामीटर्स होते हैं, मर्करी थर्मामीटर्स होते हैं, एंड इंफ्रारेड जो कोविड के टाइम पे बहुत चला था, गन शेप का होता था, इंफ्रारेड थर्मामीटर्स होते हैं जो टेम्पोरल रीजन या फ्रंटल रीजन पे हम लोग फेस के उस पे टच करते थे और हमें टेम्परेचर रिकॉर्डिंग एट द टाइम ऑफ कोरोना वायरस हम देख रहे थे। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बेसिक टॉपिक है लेकिन विद कुछ न्यू नॉलेज के साथ है। जैसे एनजी फीडिंग बेसिक टॉपिक था, लेकिन आपने जरूर उसमें कुछ नया सीखा होगा आरएन लेक्चर्स की वीडियो पे, जो आपको आरएन लेक्चर्स आप डालेंगे यूट्यूब पे, आराम से आपको मिल जाएंगी वीडियोज। कम्युनिकेबल डिजीज हमने मीजल्स डिप्थीरिया पढ़ चुके हैं, आगे पर्ट्यूसिस भी हम देखेंगे और टेटनस। ठीक है, तो आज ही हम कोशिश करेंगे इस चीजों को कंप्लीट करने की। तो थर्मामीटर्स की अगर हम बात करें तो थर्मामीटर हमारे 2 टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे कि हम लोग देख लेते हैं। आई होप आपको विजिबल हो रहा होगा। क्लिनिकल थर्मामीटर्स, ठीक, क्लिनिकल थर्मामीटर्स हो सकते हैं। देन लोशन थर्मामीटर्स। अब लोशन थर्मामीटर्स कुछ नया नहीं है, हालांकि ये हमारे ये जो हमारा है, ये पार्ट जो है हमारा यूज नहीं होगा हमारे मेडिसिन साइड पे। तो हम क्लिनिकल थर्मामीटर्स की बात करें, क्लिनिकल थर्मामीटर्स क्या मेजर करते हैं? इट इज टू मेजर बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर को मेजर करनी, बहुत सिंपल टॉपिक है बट कुछ नया सीखने को मिलेगा हमको इसमें। तो ये हमारे क्या मेजर करते हैं? टू मेजर बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, लोशन थर्मामीटर्स कैसे थर्मामीटर्स होते हैं? ये क्या मेजर करते हैं? ये जो थर्मामीटर्स होते हैं ये फ्लूइड ऑफ अ मटीरियल और इन्वायरमेंट का, जो भी फ्लूइड्स होते हैं ना, ये बहुत इलोंगेटेड थर्मामीटर्स होते हैं, इतने बड़े बड़े थर्मामीटर्स होते हैं। ठीक है, इसमें रीडिंग्स होती हैं, ऐसे ऐसे करके छोटी 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 रीडिंग्स होती हैं सॉरी। ये फ्लूइड्स में हम लोग के डाल के फ्लूइड्स का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कितना है ये मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये थर्मामीटर हमारे पार्ट ऑफ व्यू से यूज नहीं होना है। ठीक, यूज क्या होना है हम लोग का? क्लिनिकल थर्मामीटर्स यूज होना है। तो हम बात क्लिनिकल पे ही चल के करते हैं, जो हमारे यूज का है। जो नॉन यूज है वो जब टाइम आपके पास बच जाएगा तब आप उसको जरूर इंटरनेट पे सर्च करिएगा और पढ़िएगा। क्लिनिकल थर्मामीटर्स की अगर हम बात करें तो क्लिनिकल थर्मामीटर्स के लिए क्या रूट्स हो सकते हैं? क्या रूट्स ऑफ क्लिनिकली हम रूट्स ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर क्लिनिकली हम किन रूट से कर सकते हैं? जायज सी बात है, बात करिए टेम्परेचर अगर हमें मेजरमेंट करना है तो हम ज्यादातर क्या समझते हैं? मुंह में थर्मामीटर लगाना है या फिर एक्सिलर रीजन में हमारा थर्मामीटर लगा होना चाहिए। बट अब देखिए यहाँ पे आपको रूट्स कैसी मिलेंगी। एक तो ओरल होगी, आई होप आपको विजिबल हो रहा होगा, ओरल एंड एक्सिलरी। अब नेक्स्ट रूट क्या है? रेक्टल रूट कॉमनेस्ट रूट है अंडर 4 इयर्स ऑफ एज के चाइल्ड के लिए मेजर करने के लिए। कॉमनेस्ट रूट हमारी क्या है? रेक्टल रूट होती है। पढ़ेंगे अब, हर साइड से हम मेजर करेंगे, हर साइड्स पे हमारा टेम्परेचर का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो नॉर्सेट में पूछा जाता है यहां से, ठीक है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट में इधर कर देते हैं और हम अपना यहाँ पे ले आते हैं, ओरल लिख लेते हैं। आज नई टेक्निक मैंने यूज करी है बोर्ड को यूज करके। ठीक है, कुछ ऐसा लगेगा कि हाँ मेहनत चल रही है। ठीक है, तो ऐसे हम
आईपैड का यूज करते हैं, स्क्रीन विजिबल हो जाती है और आराम से लिखते रहते हैं। नहीं, आज थोड़ा सा आपको बहुत जल्दी, हम लोग अभी फेसलेस वीडियोस चल रही हैं, बहुत जल्दी आपको लाइव फेस कांटेक्ट से वीडियोस आपको मिलने वाली हैं। बस आपके सपोर्ट्स की, सब्सक्राइबर्स की, मोर एंड मोर स्टूडेंट्स की मुझे सपोर्ट की जरूरत है। आप सपोर्ट करिए, बहुत जल्दी हम इस चीज को लॉन्च करने वाले हैं कि हम लोग फेस टू फेस कांटेक्ट करें, क्योंकि एक्सप्रेशंस का भी होना बहुत जरूरी है इस सेशन को कंप्लीट करने के लिए। अब अच्छा क्वेश्चन आता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्लीनिंग ऑफ थर्मामीटर। क्लीन कैसे करते हैं हम लोग? क्लीनिंग ऑफ, THRM लिख रही हूं मैं पर शॉर्ट, ठीक। क्लीनिंग ऑफ थर्मोमीटर, मोस्ट कॉमनेस्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है। अब उसमें भी हेडिंग आती है बिफोर यूज एंड आफ्टर यूज। देखिए ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस है जो मिस नहीं होने चाहिए हमारे। बिफोर यूज, हम यूज करने से पहले थर्मामीटर को कहां, किस पार्ट से, जैसे थर्मामीटर है हमारा, मरकरी थर्मामीटर है, मैं इसे यहाँ पे बना रही हूँ, ये थर्मामीटर है, ये बल्ब है, ठीक, ये स्टेम है हमारी, ये बल्ब है, ये स्टेम है हमारी, ठीक। किस पार्ट से हम लोग, ये बल्ब, ये स्टेम है सॉरी, किस तरफ से जाएंगे और किस तरफ से क्लीन करेंगे, बिफोर यूज एंड आफ्टर यूज। बिफोर यूज कैसे क्लीन हम लोग करते हैं? बिफोर यूज हम लोग बल्ब टू स्टेम की तरफ यूज करेंगे, BU, AU स्टेम टू बल्ब की तरफ। अब क्यों नोट कर लीजिए, बल्ब टू, नॉट सेट में स्टेट लेवल के क्वेश्चन ये पूछा जाता है, मैं यहां लिख दे रही हूं इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट का मतलब समझ लीजिएगा, ये किसी भी एंट्रेंस एग्जाम्स में आपका आएगा 101% बेसिक अगर फंडामेंटल का क्वेश्चन उठेगा तो ये क्वेश्चन जरूर उठेगा। बिफोर यूज बल्ब टू स्टेम क्यों बोला? ये मोर क्लीन हम कह सकते हैं या लेस कंटामिनेटेड एरिया होता है, कंटामिनेटेड एरिया होता है, ठीक है। और बिफोर यूज में ये क्या होता है, स्टेम क्या होता है, लेस क्लीन मोर कंटामिनेटेड एरिया होता है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, इसको ऑपोजिट आप यहां पे लिख लोगे। अब आफ्टर यूज कैसे हम क्लीन करेंगे? स्टेम टू बल्ब, कॉमन सी बात है ना, जो हमने यूज कर लिया अब उसको पीछे हम लोग कर देंगे, और जो हमने यूज नहीं करा था उसको हम उस साइड को हम प्रायोरिटी पे रख लेंगे। स्टेम टू बल्ब, ओके, स्टेम टू बल्ब, यानी ये मोर कंटामिनेटेड हो जाएगा, या फिर लेस क्लीन हो जाएगा, ठीक। अब इस तरफ तो याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहीं पे आपकी उठती है, ये तो ये बात की चीज होती है कि हम किस डायरेक्शन में क्लीन करते हैं थर्मामीटर्स को, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए, बिफोर यूज बल्ब टू स्टेम होता है, आफ्टर यूज जो हमारा होता है वो स्टेम टू बल्ब की तरफ होता है, ओके। ये फीवर का हमने थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन पार्ट हमने लिया कि थर्मामीटर्स में कैसे क्लीनिंग करते हैं, क्या टाइप के थर्मामीटर्स होते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, लोशन थर्मामीटर होता है। मेनली हमारे पार्ट से क्लिनिकल थर्मामीटर्स का यूज ज्यादा है। क्लिनिकल थर्मामीटर्स जो होते हैं टू मेजर बॉडी टेम्परेचर के लिए हमारे लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने देख लिया यहाँ तक कि स्टेम टू बल्ब हम लोग आफ्टर यूज पे करते हैं एंड बिफोर यूज पे बल्ब टू स्टेम की तरफ चलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, नहीं नोट करा होगा तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं डिसइंफेक्टेंट फॉर क्लीनिंग थर्मामीटर्स, ठीक। क्या डिसइंफेक्टेंट, किस सोल्यूशन में हम थर्मामीटर्स क्लीन करते हैं, क्या रेशियो होना चाहिए, प्लस कितने टाइम तक उसको हमें डिप करके रखना है कि थर्मामीटर से पैथोजेंस जो भी बैक्टीरिया वायरसेस है पेशेंट के बॉडी से वो हट चुके, डिसइंफेक्टेड हो चुके, ओके। तो चलिए देखते हैं। डिटॉल, पहला तो डिटॉल है, को लिख दूं, सॉल्यूशंस यहाँ हेडिंग डालेंगे,
थिंक ये मार्कर वर्क नहीं कर रहा है, इसको हटा देते हैं। सोल्यूशन हेडिंग डालेगा, परसेंटेज कितना परसेंटेज में होता है, परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन। नेक्स्ट है हमारा टाइम, कितने टाइम ड्यूरेशन में ये क्लीन हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहला हमारा जो होता है वो होता है डेटॉल। क्या है? डेटॉल। डेटॉल, ठीक। कितना परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन? 1:40। 1:40। टाइम ड्यूरेशन क्या होगा? 5 मिनट्स। ओके, 5 मिनट्स तक ये लेगा थर्मामीटर को डिसइंफेक्ट होने में, ठीक है। देन आता है हमारे पास सेवलॉन। ओके, सेवलॉन आता है। इसका क्या होता है हमारा परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन? 1:20। ओके, 5 मिनट्स, ठीक है। देन आता है लाइजॉल। इसका परसेंटेज क्या होता है? 1:, ये इसलिए बता रही हूं क्योंकि नॉर्सेट में, स्टेट लेवल एग्जाम्स में ये पूछते हैं कि व्हेन अ नर्स इज वर्किंग इन दिस एरिया, she had took the temperature of that patient, then from which part to which part a nursing officer should clean the thermometer। मतलब एक नर्सिंग ऑफिसर थी और वो अपने वार्ड में टेम्परेचर ली एक पेशेंट का। अब बिफोर यूज तो उसने क्लीन करा था, उसको मालूम था, लेकिन आफ्टर यूज उसको नहीं मालूम था, तो वो किस तरफ की तरफ जाएगी, या वो अपने स्टूडेंट को क्या टीच करेगी कि किस पार्ट से किस पार्ट की तरफ हमें क्लीन करना चाहिए। तो आफ्टर यूज टेम्प टू बल्ब हमने बता दिया था पहले, लेकिन कितने परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन में कितने टाइम तक उसको डिप करके रखिए, तो यहाँ पे ये नर्सिंग ऑफिसर्स का काम आता है, ठीक है। तो लाइजॉल कितना हो गया? 1:40। टाइम क्या इसका? 3 मिनट तक डिप करके रखेंगे। अभी इसमें मैं ये भी बताऊंगी कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट एक्शन है और कौन लोएस्ट टाइम में सब क्लीन कर देता है, ठीक है। और देन आता है फेजॉल। इसका क्या होता है? 1:40। टाइम है हमारा 5 मिनट्स। अच्छा, लाइजॉल की बात करें तो लाइजॉल जो है वो हमारा लोएस्ट टाइम में क्लीन कर रहा है, सबसे कम टाइम में क्लीन कर रहा है। और डेटॉल जो है हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट एक्शन दिखाता है क्लीन करने में, तो सबसे ज्यादा डेटॉल मिलता ही हम लोग को, स्ट्रॉन्गेस्ट एक्शन दिखाता है, ठीक है, सबसे अच्छा एक्शन होता है। तो यहां से क्वेश्चन आपको मेनली आ सकता है, क्या परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन कितने मिनट टाइम में उसको क्लीन करेगी। यहां से इतना क्वेश्चन आपका कवर हो सकता है आपके एग्जाम्स में, ठीक। अब आता है कि अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहां से सिनेरियो बेस्ड उठता है कि एक नर्स थी, नर्सिंग ऑफिसर थी, वो टेम्परेचर ले रही थी मरकरी थर्मामीटर से, ठीक। एक नर्सिंग ऑफिसर थी, वो टेम्परेचर ले रही थी मरकरी थर्मामीटर से। किस थर्मामीटर से? मरकरी वाले से, पारे वाले से, ठीक। अब क्वेश्चन यहां से, क्वेश्चन यहां तक नहीं था कि ले रही थी, क्वेश्चन ये होता है कि वो लेते टाइम वो थर्मामीटर, ये थर्मामीटर है, फॉर एग्जाम्पल आप ये सोच लीजिए कि थर्मामीटर है, वो इससे ले रही थी, मरकरी का था, ठीक। लेने के बाद जैसे ही वो पीछे हटी, पीछे से एक उसका अटेंडेंट आ गया और वो थर्मामीटर गिर गया। थर्मामीटर गिरा, ब्रेक हो गया क्योंकि वो ग्लास का होता है। थर्मामीटर गिरा, ब्रेक हो गया, मरकरी थी मैंने बोला, और क्या हो गया? मरकरी का स्पिलेज हो गया। इसको याद रख दो, थर्मामीटर यानी ये क्या हो गया? मरकरी का स्पिलेज हो गया। स्पिलेज मतलब फैल गया, स्पिलेज ऑफ मरकरी, ठीक। बात आ गई समझ में? सिनेरियो समझ में आ गया? सिनेरियो देने की कोशिश मैंने यहाँ पे वीडियो में करी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर कैसे इस स्पिलेज को क्लीन कराएगी? भाई स्पिलेज हो गया, कुछ नहीं, कागज उठाएगी, क्लीन करके चल देगी, डिस्पोज ऑफ कर देगी, है ना। यही तो बात कहनी है कि सिंपल सी बात है। नहीं, ऐसे नहीं होगा। सबसे पहले तो वो एक बैरिकेडिंग करेगी, इतने एरिया की हमें क्या करनी है? बैरिकेडिंग। बैरिकेडिंग जिसमें आपका साइन बना होगा बायो हजार्ड का। अब समझ में नहीं आएगा बायो हजार्ड क्या होता है, भाई हम लोग को आएगा, लेकिन
उन लेमैन्स को या अटेंडेंट्स को या नॉर्मल पब्लिक को नहीं समझ में आएगा कि क्या है। ठीक, तो ये बैरिकेडिंग करेंगे। अब बैरिकेडिंग किसकी मैंने बताई, बैरिकेडिंग ऑफ स्पिलेज। ठीक, यहाँ पे पॉइंट मैं लिख रही हूं, बैरिकेडिंग। ये पॉइंट उठते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा मत समझिए कि सिर्फ थ्योरी आती, नहीं, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ठीक, बैरिकेडिंग करें। बैरिकेडिंग किससे होगा, साइन होगा बायोहजार्ड का, और उसपे अच्छा ये पॉसिबल्स नहीं है गवर्नमेंट सेटिंग्स में, होता है पॉसिबल, हो सकता है, अगर हमारे इंचार्ज चाहे, अगर बोर्ड इंचार्ज मैनेजमेंट अच्छा रखे तो सभी एनओज हैं, जितने भी एनओज होते हैं ऑन ड्यूटी, उनके लिए बहुत आराम रहेगा इस चीज को फॉलो कर पाना। तो हम लोग क्या था, बायोहजार्ड रेड कलर के बोर्ड्स, येलो कलर के बोर्ड से हम लोग बैरिकेडिंग कर देते हैं। ये फॉरेन सेटअप्स में पॉसिबल है, एम्स में पॉसिबल्स हैं, पॉसिबिलिटीज हो रही है, ये प्रैक्टिसेस करी जा रही है हमारे एनओज में। ये सब ये पॉसिबल तब हो सकता है जब हमारे वार्ड इंचार्जेस हम लोग को प्रोवाइड करे सब चीजें। ठीक, बायोहजार्ड होगा या फिर उस पर मेंशन होगा नेवर टू टच, नेवर टच मतलब छूना नहीं। तो अब रेड कलर की पूरी बैरिकेडिंग किसी भी जगह पे भी कर दोगे ना, कोई नॉर्मल, आप सोचो कि नॉर्मल क्या होता है, रोड होते, रोड पे कभी गड्ढे हो जाते तो रेड कलर का एक फ्लैग लगा देते हैं या रेड कलर का कपड़ा लगा देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि लोग बगल से बाइक निकालते, उसी सीधे से नहीं निकाल लेते, इतना तो नॉर्मल सा दिमाग होता है। ठीक, अब क्या करना है, सेकंड पॉइंट यहाँ पे, अवॉइड स्वीपिंग, स्वीपिंग। ठीक है, वैक्यूम और क्लीनिंग एजेंट, हम लोग को स्वीप नहीं करना है, मतलब पोछा नहीं लगवाना है इसके ऊपर के, बस बैरिकेडिंग कर दी, पोछा लगा दो भैया आगे स्वीपर भैया, नहीं। ठीक है, वैक्यूम क्लीनिंग भी नहीं करनी है क्योंकि मरकरी है, मरकरी बहुत हजार्डस मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक, बात यहां तक है, समझिए। अब क्या करेगी यहां पे, पिक मरकरी, पिक मरकरी, पिक मरकरी, मरकरी को कैसे पिक करना, अब देखिएगा यहाँ पे बढ़िया चीज बता रही हूं, पिक मरकरी विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर। वाह क्या बढ़िया सेंटेंस यूज करे, ड्रॉपर, आई ड्रॉपर। ठीक, इसीलिए बोलते हैं कोई भी चीज जो हमारे हॉस्पिटल सेटिंग में क्रिटिकल थिंकर्स, नर्सिंग ऑफिसर्स आर क्रिटिकल थिंकर्स, दे आर, इसमें कोई शक नहीं है कि वो क्रिटिकल थिंकर्स नहीं है, वो है क्रिटिकल थिंकर्स। ठीक है, तो आई ड्रॉपर अब आ गया, अभी आप लोग आसानी से आपको मिल जाता है। ठीक है, फेंक देते हैं हम लोग, विटामिन ए सप्लीमेंट्स में आते हैं, हम लोग बच्चों को पिलाते हैं। ठीक है, आई ड्रॉपर्स, सॉरी आई ड्रॉपर्स हो सकते हैं, जो सक्शन वाले होते हैं ना, सक्शन वाले आई ड्रॉपर्स में भी हम लोग कभी कभी ड्रॉप डालते हैं। आई ड्रॉपर्स होते हैं जो इस शेप के होते हैं, ऐसे बने होते हैं ब्लैक कलर के, आजकल सेरम की बॉटल्स में भी बहुत आते हैं, ऐसे होते हैं। उससे क्या होगा, हम उससे स्क्वीज, सक्शनिंग, सॉरी सक्शनिंग नहीं कहते हम लोग, जब ले जाएंगे स्क्वीज करेंगे, बस छोड़ देंगे तो वो पूरी सक इन हो जाएगी इस ट्यूब में, ग्लास ट्यूब में। और बाय हेवी पेपर, और बाय हेवी पेपर पीस, इससे या तो और बाय हेवी ग्लव्स पहन के, पीपीई किट्स पहन के, आई ग्लास, मास्क, ठीक है, ग्लव्स हमारे पूरे फोर आर्म्स को कवर करने चाहिए, एल्बो तक हमारे कवर होने चाहिए, रबर ग्लव्स आते हैं। ठीक है, इसीलिए वार्ड इंचार्ज के पास हमारे पास पीपीई किट होनी चाहिए, वार्ड इंचार्जेस को प्रोवाइड होती है कि वो अपने एनओस को कभी ऐसा स्पिलेज हो जाए तो इस स्पिलेज को कैसे हम सही कर सकते हैं। और बाय हेवी पीस ऑफ पेपर, बिकॉज स्वीपर्स होते हैं, जो भी होते हैं, वो इतने नॉलेजेबल नहीं होते। यहाँ पे वार्ड मैनेजमेंट ही हमारा पार्ट होता है, नर्सिंग मैनेजमेंट का पार्ट वार्ड मैनेजर, इसलिए वार्ड इंचार्जेस की पोस्टें एक वार्ड को एक वार्ड इंचार्ज, 10-5 वार्ड इंचार्जेस नहीं होती, एक होता है। ठीक है, वो एक्सपीरियंस के साथ बढ़ते बढ़ते बनाए जाते हैं। हैवी पीस ऑफ पेपर, ठीक है, हैवी पीस ऑफ पेपर होगा, आराम से हम 2 पेपर्स को स्क्वीज आउट करके एक हैवी पीस ऑफ पेपर में हम लोग इकट्ठा कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। ओके, अब क्या करना है, इसके बाद कलेक्ट कर लिया, फिर फिल इन प्लास्टिक जिपर बैग्स आते हैं, जिपर बैग, जो कि फिर उसके बाद सील पैक्ड हो जाते हैं। ठीक है, ये पूरी किट्स होती हैं, मिलती हैं, जैसे AFI किट्स वगैरह होती है, कोई
टीबी के एडवर्स रिएक्शन ड्रग्स का दिखाते हैं। तो ये किट्स बनानी होती है, किट्स मिलती भी नहीं है, हम लोग को खुद बनानी होती है किट्स। कि हमने एक बॉक्स तैयार करा, उसके अंदर हमने पीपीई किट रख दी, उसके अंदर हमने बैरिकेडर्स रख दिए, नहीं बैरिकेडर्स है, हमने कार्डबोर्ड्स के बना दिए बड़े बड़े बैरिकेडर्स, बड़ा सा बॉक्स है उसके अंदर हमने रख दिया कि अगर कुछ वार्ड में स्पिलेज होता है ताकि लोग उसको बार बार उसके ऊपर चल के नहीं, क्योंकि ये मेटल जहां जहां जाएगा वहां वहां के वाटर्स को कंटेमिनेट करेगा, जो जो उसको इंजेस्टेड करेगा उसको कैंसर्स की चांसेस इंक्रीज होती चली जाएंगी। ठीक है, ठीक। अब क्या करेंगे, डिस्पोज किस में कहा करना है, डिस्पोज इनटू वाइट, आई होप आपको दिख रहा हो, नहीं दिख रहा है, ये पॉइंट यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो ये पॉइंट मैं यहाँ लिख देती हूँ, अब डायग्राम की कोई जरूरत नहीं बची। ठीक, तो ये फिर क्या करना है, यहाँ पे देखिए, डिस्पोज इनटू वाइड माउथ कंटेनर, मुंह बड़ा जिसका कंटेनर का खुलता हो, माउथ कंटेनर, माउथ कंटेनर, ठीक है, उसमें करना है हैंडेड ओवर टू BMW बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट टीम को हैंड ओवर करना है, या फिर इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट, मेडिसिन डिपार्टमेंट होता है जो डिस्पोज्ड ऑफ करता है। हम क्लास रखेंगे इस पे कि हम कैसे किस चीज को कैसे डिस्पोज्ड ऑफ करते हैं, लैंड फिलिंग से, इंसिनरेशन से, ठीक है, तो किस चीज का हम मेडिकल किस कंपार्टमेंट को हम लोग कैसे, BMW बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बड़ा क्रूशियल रोल है जो यहाँ पे नर्सेस एनओस प्ले कर सकते, क्रूशियल है। ये अगर हमने कर दिया, हम आधा 80% इन्फेक्शन हम रोक देंगे, और अगर हम ये नहीं करेंगे ना तो कोई हॉस्पिटल नहीं चल सकता अच्छे से। ठीक है, ध्यान रखने वाली चीज है, बहुत बड़ी चीज हम यहाँ पे बता रही हूँ। तो समझ में आ गया यहाँ तक का, मरकरी थर्मामीटर अगर स्पिलेज हो जाएगा तो क्या करना है। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास कॉमन टेम्परेचर असेसमेंट साइट्स। ठीक है, कॉमन हेडिंग डाल लें आप लोग यहाँ पे, टेम्परेचर असेसमेंट साइट। क्या साइट्स होती हैं, तो साइट्स 3 है, मैंने पहले भी डिस्कस करी थी, यहाँ पे आप लोग 3 कंपार्टमेंट बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला हम लोग ओरल पे चलते हैं, ओरल, ठीक, फिर रेक्टल एंड एक्सिलरी, एक्सिला। ओरल टेम्परेचर जो होता है, अच्छा कॉमन चीज आप ये बताओ, कौन सा रूट जो है, ये सब रूट्स ही तो हैं, ये रूट्स हैं, कौन सा रूट जो है वो हमारा ब्लड सप्लाई के करीब है सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा कौन सा रूट, ओरल नहीं, एक्सिला ना, नहीं, ये भी नहीं, रेक्टल रूट जो है वो सबसे ज्यादा, क्योंकि वो इंसर्टेड है रेक्टम में, रेक्टम में इंसर्ट है, म्यूकोजल लेयर वहां पे मिल रही है। ठीक है, तो ट्रिपल प्लस का साइन बनाना, सबसे ज्यादा एक्यूरेसी हमको रेक्टल से मिलेगी, ओरल से भी ज्यादा अगर हमें एक्यूरेसी निकालनी है तो रेक्टल से मिलेगी, फिर ओरल से मिलेगी, एंड देन लेस एक्यूरेट साइट हमारी क्या है, एक्सिला साइट। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सबसे ज्यादा कम क्लोज है ब्लड से, ब्लड सप्लाई से, ब्लड सप्लाई से क्लोज का ओरल, फिर उसके बाद कौन लेस, तो हमारा ये बचा, तो एक्यूरेट हमें टेम्परेचर रेक्टल से मिलेगा। ठीक है, अच्छा ये कहां पे रखा जाता है, ये रखा जाता है लेटरल टू फ्रेनुलम इन द सबलिंगुअल पॉकेट, या पोस्टीरियर सबलिंगुअल पॉकेट, तो कहां पे रखा जाता है ये हम लोग देख लेते हैं, रूट कहां पे रखा जाता है, तो 2 वर्ड लिख दे रही हूँ, ये तो रेक्टम, रेक्टम में रखना है, कॉमन अपने नाम से ही पता चल रहा है, ये है एक्सिला, ठीक, आर्मपिट्स में, ओके, या फिर आर्मपिट्स, अंडर आर्मपिट्स, अंडर आर्मपिट्स में,
लेटरल फ्रेन्युलम, माउथ का जब हम एनाटॉमी पढ़ेंगे ना तब समझ में आएगा फ्रेन्युलम है क्या, इन सबलिंगुअल पॉकेट। या फिर हमने क्या बात करी, पोस्टीरियर सबलिंगुअल पॉकेट। देखा, मात्र फीवर हम क्या समझते थे, मुंह में थर्मामीटर रखना और फीवर टेम्परेचर चैप्टर कंप्लीट। नहीं, कितनी चीजें मिली, टाइप्स ऑफ फीवर मिले, ठीक है, असेसमेंट साइट्स मिल रही हैं। अब आपको इसमें और अच्छी एक चीज मिलने वाली है, बहुत बढ़िया, कि मान लीजिए, ये तो मैंने रेक्टम बताई, जैसे कि हमारा अगर ओरल का टेम्परेचर, जैसे हमने ओरल से लिया 37 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो रेक्टल का टेम्परेचर कैसे होगा बिना रेक्टम में लगाए, कैसे हो सकता है रेक्टल का टेम्परेचर। तो हमें क्या करना है, इस टेम्परेचर में इन दोनों, ये हमने सपोज एग्जाम्पल लिया, इसमें हम कितना प्लस 0.5 डिग्री, 0.5 हम प्लस कर लेंगे, 0.5 हम प्लस करेंगे। जैसे 37 था तो रेक्टम में कितना हो सकता है, 37.5 हो सकता है, ठीक। और अगर फ़ारेनहाइट में देखें तो भी हमारा आगे चला जाएगा, 98.6 है, 98.6 में प्लस कर देंगे, 5 5 10 1 11 99, यानी कि 99 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, यानी कि एक फेब्राइल पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ये होगा। फिर हमारे पास एक्जिला में आता है, तो एक्जिला में इसी टेम्परेचर में हमको क्या माइनस कर देना है, 0.5 माइनस करना है, -0.5। जैसे मान लीजिए ओरल का टेम्परेचर, तो अगर दो रूट्स को बोल रहा है कि कंपैरिजन करो, अगर ओरल का 37 डिग्री सेल्सियस था तो इसमें माइनस कर दीजिए 0.5, 10 में 5 5 6 36, ठीक। ये हो गया हमारा यहाँ पे टेम्परेचर साइट असेसमेंट, और ये हमारा नॉन इन्वेसिव मेथड होता है, नॉन इन्वेसिव मेथड होता है। ये हमारा इन्वेसिव मेथड है, हम इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये भी हमारा इन्वेसिव है, क्योंकि हम कैविटी के अंदर हम लोग टेम्परेचर को इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आया। टेम्परेचर असेसमेंट साइट पर पता चली कि सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई के करीब कौन है, रेक्टल है, फिर उसके बाद ओरल है, फिर उसके बाद सबसे लास्ट में एक्जिला आता है, ठीक है। अब हमारे पास आता है कि हम लोग किस कंडीशन में क्या लिखें, रेक्टल टेम्परेचर हम कब ले सकते हैं। यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं। ओरल तो जब हमारी रेक्टल और एक्सिला रूट कॉन्ट्राडिकेटेड होगी तब तो ओरल लेंगे। अब रेक्टल टेम्परेचर हम कब लेते हैं, जब हमारी कोई भी ओरल सर्जरीज हुई हो, जब मना हो तब लेना है, कि बच्चे को अब लेना जरूरी है, ठीक है, ओके। तब हम रेक्टल रूट प्रेफर करते हैं कि हाँ ओरल, या फिर हम एक्सिला रूट कर सकते हैं ओरल सर्जरीज में। एक्यूरेसी अगर हमें चाहिए तो रेक्टल लेंगे, ठीक है। और रेक्टल रूट हम लोग कब ले सकते हैं, जब अनकॉन्शियस है मरीज, होल्ड ही नहीं कर पाएगा, ठीक है, समझ में आया। सीजर का मरीज है, अगर हम उसके मुंह में लगा देंगे, ये सेम इधर भी कंप्टी होगा, ठीक है, तो वो उसको क्रश कर जाएगा, मरकरी होगा तो क्या हो जाएगा, वो सॉलो कर जाएगा, पेशेंट को नुकसान होगा। या फिर नेजल पैकिंग वगैरह हो, ठीक है, डिविएटेड नेजल सेप्टम्स वगैरह हो, कोई भी कंडीशन, और अंडर 4 इयर्स ऑफ एज हो, ठीक,
उस कंडीशन में हमको लेना है। बच्चा है तो उसमें हम रेक्टल टेम्परेचर से लेते हैं, एक्सिलर टेम्परेचर से लेते हैं। अच्छा हाँ, अब आता है कि रेक्टल टेम्परेचर हमें किस कंडीशन में नहीं लेना है। रेक्टल सर्जरीज होंगी तब हमें नहीं, ये हमने ओरल कॉन्ट्राइंडिक्शन कंडीशंस देखे थे, ठीक। अब हम देखते हैं कि किस कंडीशंस में हमको रेक्टल को नहीं लेना है, यानी ये अवॉइड करना है, तो यानी इसकी तरफ भागना है। नॉर्मली भी हम ले सकते हैं, नॉर्मल रूट भी, प्रायोरिटी रूट यही है हमारी, ठीक है। प्रायोरिटी रूट हमारी क्या है, यही है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, रेक्टल सर्जरीज हुई हो, देन स्पाइनल कॉर्ड सर्जरीज हो, ये इसमें भी हम लोग ले सकते हैं, ये वाली चीज इसमें भी कैरी ऑन सर्जरीज हैं, ठीक है। या फिर डायरिया का पेशेंट हो तब तो लेना ही इसी रूट से, वैसे भी लेना ही इसी रूट से। या पेशेंट विथ कार्डियक एरिथमियास, अगर हम रेक्टल रूट से लेंगे ना, ये और स्टिमुलेट कर देगा इन एरिथमियास को, ठीक है, एक रिफ्लेक्स जनरेट कर देगा। या फिर कार्डियक सर्जरीज हो, अवॉइड करना है रेक्टल रूट, कभी भी हमको इस पार्ट से नहीं लेना है। हम लोग ओरल या एक्सिला पार्ट से हम लोग को टेम्परेचर को मेजर करना है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि अगर पेशेंट ने कोई हॉट या कोल्ड फ्लूइड लिया हो माउथ से, तो हमको कितनी देर बाद टेम्परेचर लेना चाहिए। तो आफ्टर हॉट और कोल्ड फ्लूइड इंजेक्शन कितनी देर तक वेट करना चाहिए, वेट फॉर ओरल टेम्परेचर असेसमेंट, कितनी देर बाद में ओरल टेम्परेचर असेसमेंट लेने चाहिए, कितनी देर बाद होता है, 20 से 30 मिनट बाद हमको असेस करना चाहिए, आफ्टर 20 to 30 मिनट्स के बाद, ठीक। तो ये कंप्लीट हमें समझ में आ गया कि क्या होता है, कैसे लिया जाता है। अच्छा, अब एक चीज हम और यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि अगर रेक्टल टेम्परेचर हम चेक कर रहे हैं तो कितना डेप्थ हमको रेक्टल टेम्परेचर के बल्ब को इंसर्ट करना है रेक्टम में, ठीक। तो रेक्टल कितना हम लोग इंसर्ट करेंगे, डेप्थ ऑफ रेक्टल टेम्परेचर इंसर्शन कितना हमको डेप्थ में करना है। बहुत ज्यादा करेंगे तो हमारा इंजरी की चांसेस भी हो जाती है, तो कितनी डेप्थ होना चाहिए, एज वाइज देख लेते हैं। इन्फेंट में, चाइल्ड में एंड एडल्ट में, ठीक है। तो कितना होना चाहिए हम लोग देख लेते हैं। इन्फेंट में 1.5 सेंटीमीटर, ठीक। चाइल्ड में 2.5 एंड अडल्ट में 3.5 to 4 सेंटीमीटर तक हम लोग को इंसर्ट करना चाहिए, ठीक। समझ में आ गया यहाँ पे, इतना आपको समझ, डेप्थ ऑफ रेक्टल हम कितना, क्योंकि अगर हम ज्यादा इंसर्ट कर देंगे तो इंजरी की पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। अब आप ये बताइए कि ये टॉपिक्स आपने नॉर्मली देखे थे या नॉर्मली पढ़े थे, नहीं। हमने टेम्परेचर का मतलब क्या समझा था, मुंह में थर्मामीटर रखना और टेम्परेचर आ जाएगा, वो होगा फीवर। फीवर हम डिस्कस कर चुके हैं, स्टेजेस, टाइप्स एंड टेम्परेचर के बेसिस पे डिफिजन हमने देख लिया है। आप उसके लिए पार्ट 1 फीवर लेक्चर पे आप जाइएगा, पार्ट 1 फीवर वाले पॉइंट, फीवर वाली वीडियो पड़ी हुई है, पार्ट 1 पे है, आरएन लेक्चर्स यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि नॉन इन्वेसिव वे टू असेस कोर बॉडी टेम्परेचर को नॉन इन्वेसिव वेज कौन कौन से हैं, और हम लोग लेसर टू मोर की तरफ जाएंगे। इन्वेसिव, सब इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव हम लोग सीक्वेंस देखेंगे कि कोर बॉडी टेम्परेचर को हम लोग कैसे असेस करते हैं। इसमें हम 3 सब डिविजन पढ़ेंगे, इन्वेसिव, सब इन्वेसिव, नॉन इन्वेसिव, ठीक। ये स्टेट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, ये स्टेट लेवल के पार्ट पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो कोर बॉडी टेम्परेचर, मेन जो बॉडी टेम्परेचर है, कोर मतलब हार्ड, मेन इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हेडिंग डाल देती हूँ इन्वेसिव,
ठीक, सब इन्वेसिव एंड नॉन इन्वेसिव। इन्वेसिव मीन्स इंटीरियर, अंदर जाने वाले रास्तों में, ठीक है। तो इन्वेसिव वेस में 3 होगा, पल्मनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मनरी आर्टरी क्योंकि इसमें हम कैथेटर डाल के मेजर करते हैं, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू, इन्वेसिव है ना, अंदर ही हम लोग के जा रही हैं चीजें, यूरिनरी ब्लैडर में। एंड देन ईसोफेजियल टेम्परेचर, ईसोफेजियल टेम्परेचर, ये स्टेट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स है उसमें पूछे जाएंगे। ईसोफेजियल टेम्परेचर, ठीक। सब इन्वेसिव वेस कौन से हैं, हमने पढ़े ही थे। एक हम लोग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है, ये सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस में ही लर्न करना है आपको, जो ईयर में हमको मिलती है। देन आता है हमारे पास रेक्टल, रेक्टल टेम्परेचर मैंने डेप्थ बता दी है, रेक्टल टेम्परेचर लेने का मेथड भी बताया था। अच्छा, जब हम पेशेंट को रेक्टल थर्मामीटर इंसर्ट कर रहे होंगे तो पेशेंट से हमेशा हमें काउंसलिंग करना है कि रिलैक्स रहे, ताकि ओरल पे कर दीजिए, एनल स्फिंक्टर जो है हमेशा डीप ब्रीथ करना है, एक्सेल करना है, हमेशा एक्सेल आउट करना है, ताकि डीप डीप ब्रीदिंग्स लेनी है, ताकि जो एनल स्फिंक्टर है वो रिलैक्स में रहे, ठीक है। रेक्टल देन ओरल। नॉन इन्वेसिव वेस क्या रह गया हमारे, टेम्पोरल, जो इंफ्रारेड थर्मामीटर्स होते हैं, एंड एक्सिलरी, ठीक। समझ में आया कि ये एक हमारा इन्वेसिव वेस से हमने बताया, सब इन्वेसिव वे, इन्वेसिव वे, नॉन इन्वेसिव वे, तो ये प्रायोरिटी वाइज है, इन्वेसिव वे से नॉन इन्वेसिव वे तक। अगर इन्वेसिव वे में सबसे प्रायोरिटी पूछा जाता है तो पल्मोनरी आर्टरी सबसे पहले देनी, ठीक है। ये क्या है, कोर बॉडी टेम्परेचर को असेस करने के लिए होता है। और टेम्पोरल जो हम लोग असेस करते हैं वो क्यूटेनियस, यानी कि स्किन के टेम्परेचर के लिए मेनली ये असेसमेंट में, क्यूटेनियस टेम्परेचर के लिए, ठीक। यहां तक समझ में आ गया। ये आपका स्टेट लेवल एग्जाम्स के क्वेश्चंस में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। और चाइल्ड में जो होता है ना, मोस्ट सुटेबल साइट फॉर असेसिंग, मोस्ट सुटेबल साइट फॉर असेसिंग टेम्परेचर इन न्यूबॉर्न कौन सा है, तो ये होता है एक्सिला, एक्सिला, एक्सिलरी, ठीक, एक्सिलरी, ओके, समझ में आ गया। तो यहां तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। और आगे हम लोग पल्स की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। पल्स की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसमें हम लोग थोड़ा सा ये कन्वे करेंगे एल्गर मॉर्टिस, लाइवर मॉर्टिस और राइगर मॉर्टिस, ठीक है। ये चीज भी हम लोग देखेंगे। तो एल्गर मॉर्टिस कॉमनेस सी बात है, डेथ, ये स्टेजेस एक तरीके से हम लोग को देखने को मिलती है जब पेशेंट डेथ के नियरर होता है। कूलनेस, ठीक, एल्गर मॉर्टिस, मॉर्टिस मतलब डेथ है, एल्गर मतलब कूलनेस होता है। लाइवर मॉर्टिस मतलब लाइविडिटी, लेजीनेस, लेवोडिटी, हाइपो मतलब एक स्टेट होती है जिसमें कोई हाइपोस्टेसिस, कोई मूवमेंट नहीं, कुछ नहीं, इसमें स्किन टिश्यूज जो होते हैं ना वो पर्पलिश रेड कलर के होते हैं, ठीक है। और राइगर क्या होता है, राइगर मोर्टिस मतलब स्टिफनेस, एकदम कड़क हो जाएगा पेशेंट, एट जैसे बॉडी एट गई थी, हम जिसमें हम ये वर्ड यूज करते हैं। तो ये 3 स्टेप होते हैं, ये 3 स्टेप हम आगे नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे। तब तक के लिए फीवर का यहीं तक था लेक्चर, टेम्परेचर के लिए। नेक्स्ट लेक्चर पल्स पे होगा, देन रेस्पिरेशन पे, देन आपको बीपी पे। तो यहाँ पे हमारा वाइटल्स पूरा जाके कंप्लीट होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।